स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के YouTube चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 37 के 4th पार्ट को। और आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कूट है। तो इस पे डिस्कस करेंगे आज हम जेनेटिक कोड के बारे में। मैं जेनेटिक कोड पे डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन हम सेंट्रल डॉगमा के बारे में करेंगे। तो मैंने एक डायग्राम के द्वारा सेंट्रल डॉगमा की कंसेप्ट को प्रदर्शित किया है। और ये जो कंसेप्ट है सेंट्रल डॉगमा की, इसे क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और क्रिक की सेंट्रल डॉगमा की ये कंसेप्ट यूनिवर्सल या यूनिडायरेक्शनल कंसेप्ट कहलाती है, यानी सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह इस कंसेप्ट में क्रिक के द्वारा बताया गया था। तो यहां पर बताया गया है कि जब सूचनाओं का स्थानांतरण होता है कोशिका में, तो उस सूचना के स्थानांतरण के कुल 3 लेवल है। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 मेंशन है यहां पर। जो फर्स्ट लेवल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्थानांतरण का, उसका हमने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। हिंदी में इसे हम प्रतिलिपिकरण या प्रतिकृतिकरण के नाम से जानते हैं। क्या होता है इस समय, यहां एक बात याद रखनी है, रेप्लिकेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर का फर्स्ट लेवल है। ये आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का पहला स्तर है। क्या होता है इस समय कि जो डीएनए है सेल के पास, वो डीएनए अपने ही जैसी एक और प्रति या कॉपी का निर्माण कर लेता है। तो डीएनए से डीएनए का निर्माण, ये रेप्लिकेशन कहलाएगा। इसी तरह जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर का जो सेकंड लेवल है, उसे नाम दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। क्या होता है इस समय कि अनुलेखन के समय डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए में ट्रांसफर हो जाती है, या ऐसा कहें डीएनए से आरएनए का निर्माण हो जाता है। और ये आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण का सेकंड लेवल है, दूसरा स्तर है, नंबर 3। इसी क्रम में आनुवंशिक सूचनाएं आरएनए से प्रोटीन की ओर ट्रांसफर हो जाती हैं। ये आनुवंशिक सूचनाओं के ट्रांसफर का तीसरा स्तर है
और इसे ट्रांसलेशन अनुवादन नाम दिया गया। क्या होगा इस समय, आरएनए में जो सूचनाएं आई डीएनए से, आरएनए इन सूचनाओं का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो आनुवंशिक सूचनाएं अनुवादन के समय आरएनए से प्रोटीन में स्थानांतरित हो जाती है, और ये सूचनाओं के स्थानांतरण का तीसरा स्तर है। तो ऐसी जानकारी सबसे पहले क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी। ये 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, ये जानकारी समझ में आई यहां पर। अब यहां पर हमारा जो डिस्कशन रहेगा, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो बेसिकली रिलेटेड है ट्रांसलेशन से, अनुवादन की क्रिया से। मैं थोड़ा और स्पष्ट करूं कि जब भी किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होगी, यानी प्रोटीनों का निर्माण होगा, तो उन प्रोटीनों के निर्माण के लिए सूचनाएं डीएनए में उपस्थित होती है। तो प्रोटीन के निर्माण के समय क्या होगा, डीएनए इन सूचनाओं को आरएनए में स्थानांतरित करेगा। कौन सी क्रिया द्वारा, अनुलेखन की क्रिया के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा। फिर आरएनए इन सूचनाओं का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण कर लेगा, वो ट्रांसलेशन होगा। तो ऐसा कहें, प्रोटीन संश्लेषण का पहला हिस्सा ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा हिस्सा ट्रांसलेशन है। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली अनुवादन की क्रिया से संबंधित है, और हम जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आई प्रोसेस। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड है क्या, वो किस तरह से अपना काम करते हैं, और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जेनेटिक कोड क्या है, ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं अपना, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जेनेटिक कोड पे डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा समझना कि आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए के पास है। अनुलेखन के बाद डीएनए से ये सूचनाएं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए के पास आई, और फाइनली इन सूचनाओं की सहायता से एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण हो गया। यहां तक ठीक। डीएनए की स्ट्रक्चर हम सभी लोगों ने पढ़ी है। तो डीएनए की संरचना में आपके 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है। नाम दे, एक एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड है, एक ग्वानिन का न्यूक्लियोटाइड है, एक साइटोसिन का न्यूक्लियोटाइड है, और एक थाइमिन का न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए में ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होकर डीएनए के अनुक्रम का निर्माण करते हैं। अनुलेखन के समय डीएनए से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए में भी डीएनए के समान 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। थाइमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। तो डीएनए से आरएनए बना, और फिर तो जैसी व्यवस्था हमने उस समय डिस्कस किया था जब म्यूटेशन पढ़ रहे थे, डीएनए की संरचना में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखलाएं होती है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है इस तरह से। जबकि जो एमआरएनए बना वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड की केवल एक ही श्रृंखला आरएनए में होती है। तो अनुलेखन के समय क्या होगा कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं, जो 2 श्रृंखलाएं हैं, उसमें से केवल एक स्ट्रैंड या रज्जु टेम्पलेट का काम करेगी और एमआरएनए का निर्माण करेगी। तो इन दोनों में से जो 2 श्रृंखलाएं, उसमें से एक जो होगी वो तो होगी कोडिंग स्ट्रैंड। तो जैसी न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था कोडिंग स्ट्रैंड में है, वैसी ही व्यवस्था अनुलेखन के बाद किसमें आ गई? एमआरएनए के अंदर। केवल अंतर क्या आएगा कि डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड में जहां थाइमीन है, एमआरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। तो सूचना यहां आ गई। तो सूचना एक्चुअल में थी किसके पास? डीएनए के पास। अब किसके पास आ गई? एमआरएनए के पास। तो वो सूचना है किस रूप में? न्यूक्लियोटाइड के रूप में। और फिर इस सूचना का उपयोग करके क्या बनाया जाएगा? प्रोटीन। अगर हम एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखें तो प्रोटीन में कुल 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं कि 20 प्रकार के एमिनो अम्ल व्यवस्थित होकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पीपीसी या प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये सूचनाएं डीएनए के पास है। डीएनए ने ये सूचनाएं एमआरएनए को दी और अब ये सूचनाएं कि कौन सा प्रोटीन बनना है एमआरएनए के पास पड़ी है। तो हम जेनेटिक कोड किसे कहें? तो क्या कहेंगे? डीएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को विशिष्टीकृत करे, स्पेसिफाई करे, वो जेनेटिक कोड कहलाता है। तो क्या कहेंगे? डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम जो एक विशिष्ट प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड कहलाता है। और यही सूचनाएं डीएनए से किसके पास आएगी? एमआरएनए के पास। तो एक्चुअल में एमआरएनए, ऐसा भी कह सकते हैं, एमआरएनए में उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम जो एक विशेष प्रोटीन को कोड करे, आनुवंशिक कूट कहलाएगा। तो ये सब कुछ एमआरएनए के पास पड़ा है, इसीलिए इसका नाम संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि जेनेटिक कोड क्या है, आनुवंशिक कूट हम किसे कहेंगे। यहां तक ठीक। अब हम डिस्कस करें कि एक जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या है और सबसे पहले वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये निष्कर्ष निकाला होगा कि एमआरएनए के पास ऐसा कोई क्रम है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है। तो पहले एक उन वैज्ञानिकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। यहां तक ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है अपना, इनकी डिस्कवरी के बारे में हम डिस्कस करें। ओके, तो समझना थोड़ा, अगर हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, इसका मतलब मिनिमम में बात करूं तो मेरे पास 20 कोडॉन होने चाहिए, क्योंकि मुझे कितने एमिनो एसिड को कोड करना है? 20 एमिनो एसिड्स को कोड करना है। तो मिनिमम कोडॉन का नंबर 20 होना चाहिए। ये कंसेप्ट आप माइंड में रखें। अब कोड जो मुझे बनाने हैं वो मुझे बनाने हैं केवल कितने न्यूक्लियोटाइड से? वी हैव ओनली
4 न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA। mRNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड हैं। A, G, C, U, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन। इन 4 को मैं उपयोग में लूं और कोशिश करूं कि 20 कोडॉन मिनिमम बना लूं। तो पहला प्रयास किया कि एक एक न्यूक्लियोटाइड को काम में ले और ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन का काम करे और किसी एक एमिनो एसिड को कोड करे। अगर मैं इस कंसेप्ट को लेकर चलता हूं तो मैं कुल 2, 3 और 4 ही कोडॉन बना सकता हूं। एक कोडॉन ए, दूसरा जी, तीसरा सी और चौथा यू। तो अगर मैं एक एक न्यूक्लियोटाइड को काम में लूं तो केवल 4 कोडॉन ही बनते हैं, जो इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। कितने एमिनो एसिड के लिए? 20 के लिए। तो ऐसा कोडॉन तो संभव है नहीं। चलो सेकंड प्रयास करें कि अब हम क्या करें, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके 2-2 के हम जोड़े बनाएं। कैसे बना सकते हैं 2-2 के जोड़े? बिल्कुल सिंपल तरीका है बनाने का। कोशिश करते हैं कितने कोडॉन्स बना सकते हैं। ये लो, एक कोशिश की, कितने बनेंगे अभी? यहां लिख दो A, G, C, U। यहां पर भी A, G, C, U। ये पहला कोडॉन बना। इसी तरह ये बनेगा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बना सकते हो ऐसे। तो टोटल हम देखते हैं कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाते हैं तो हमारे पास 2 कोडॉन बनाएंगे कि हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड थे, 3-3 के मैंने सेट बनाए, तो कुल मिला के हमारे पास कोडॉन बन जाते हैं 64। और ये पर्याप्त होंगे कितने अमीनो एसिड के लिए? 20 के लिए। तो यहां से हमें एक जानकारी मिली कि कोडॉन में 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 नाइट्रोजिनस बेसेस है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडॉन बनाएंगे और वो एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे। इस प्रकार ये पहली प्रॉपर्टी आई जेनेटिक कोड की कि वो ट्रिपलेट त्रिक है, उसमें 3 लेटर्स हैं। और ऐसा सबसे पहले ऐसी ट्रिपलेट कंसेप्ट के बारे में गैमो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया। तो गैमो ने एक कंसेप्ट दी कि कोडॉन आर ट्रिपलेट, यानी प्रत्येक कोडॉन 3 लेटर या 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। यहां तक ठीक। निष्कर्ष रूप में आप एक बात याद रखें, अगर आप एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड काम में लेते हो, कोडॉन बनाते हो, तो केवल 4 कोडॉन बनेंगे। वो पर्याप्त नहीं होंगे कितने अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए? 20 अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए। अगर आप 2-2 न्यूक्लियोटाइड का एक ग्रुप बनाते हो और कोडॉन का निर्माण करते हो तो कोडॉन बनते हैं 16, और वो भी अपर्याप्त है 20 एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए। यदि हम 3-3 न्यूक्लियोटाइड की जोड़ियां बनाएं तो जो कोडॉन बनेंगे वो कुल 64 बनते हैं और वो पर्याप्त हैं 20 एमिनो अम्लों को कोड करने के लिए। यहां तक ठीक। तो ये जो कोडॉन की ट्रिपलेट की कंसेप्ट थी, ये सबसे पहले गैमो नामक वैज्ञानिक ने दी। यहां तक ठीक। अब कोडॉन ट्रिपलेट ही होते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली, प्रायोगिक रूप से इसे सिद्ध किया 2 वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके। उसमें से एक वैज्ञानिक का नाम है नीरेनबर्ग
और दूसरे का नाम है मैथाई। तो नीरेनबर्ग और मैथाई ने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। क्या किया उन्होंने कि ई कोलाई बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट को परख नली में डाला, उसमें जीटीपी, एटीपी इस तरह की कुछ चीजें डाली और 20 एमिनो एसिड का एक मिक्सचर भी परख नली में डाल दिया। तो क्या क्या है टेस्ट ट्यूब में? ई कोलाई का एक्सट्रैक्ट, जीटीपी, एटीपी जो ऊर्जा उपलब्ध करवाएंगे, प्लस इसमें 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल थे उनका एक्सट्रैक्ट डाल दिया। यहां तक कि फिर क्या किया इन्होंने कि प्रत्येक परख नली के अंदर रेडियो एक्टिवली जो जिनके ऊपर हमने लेबल कर दिया, तो हर परख नली के अंदर एक डिफरेंट एमिनो एसिड डाला। 20 प्रकार के तो 20 परख नलियां तैयार की। तो हर परख नली में पहले तो ई कोलाई का एक्सट्रैक्ट डालो, हर परख नली के अंदर जीटीपी और एटीपी डाल दो, और अब क्या किया, हर परख नली के अंदर रेडियो लेबल जो एमिनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट एमिनो एसिड्स उनमें इंसर्ट कर दी। किसी में ग्लाइसिन डाला, किसी में फिनाइल एलानिन डाला, किसी में ट्रिप्टोफैन, किसी में मिथियोनिन, इस तरह से अलग अलग एमिनो एसिड जो रेडियो लेवल के अलग अलग परख नलियों में डाल दिए। तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड थे, हर परख नली में एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल डाल दिया। अब क्या किया, इसमें पॉली यू एक सिंथेसिस, एक सीक्वेंस बनाई एमआरएनए की, जिसके अंदर यू 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 बार बार रिपीट हो रहा था, यूरेस से बार बार रिपीट हो रहा था, सब में वो डाली। अब इन्होंने देखा कि जिस परख नली के अंदर इन्होंने फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड को डाला था, उसमें उन्हें फिनाइल एलानिन की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिली। बाकी 19 परख नलियों में किसी भी प्रकार की कोई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं मिली। केवल किसमें मिली? जिसमें फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड डाला था। इससे निष्कर्ष निकाला नीरेनबर्ग और मैथाई ने कि जो पॉली यू का अनुक्रम है, यू 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 बार बार जो आता है, वो कोड करता है फिनाइल एलानिन के लिए, यानी यू यू यू, ये जो कोडॉन हुआ ट्रिपलेट, ये कोड करेगा फिनाइल एलानिन को। और इस प्रकार गैमो की जो कंसेप्ट थी, नीरेनबर्ग और मैथाई ने इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके इसे प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया कि आनुवंशिक कूट त्रिक होते हैं, और इन्होंने बताया कि यू 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 ये जो कोडॉन है वो फिनाइल एलानिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। यहां तक कि तो पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि जेनेटिक कोड आपके ट्रिपलेट या त्रिक प्रकार के होते हैं। नंबर 2, सेकंड डिस्कस करते हैं कि जो जेनेटिक कोड है आपके वो यूनिवर्सल है, हिंदी में कहें सार्वत्रिक होते हैं। अब क्या मतलब है इसका कि अगर मैं बैक्टीरिया से लेकर मानव तक जितने भी जीव हैं उन सब में अगर जेनेटिक कोड की स्टडी करता हूं तो ऐसा एक निष्कर्ष निकलता है कि सभी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक कोड कॉमन है, समान है। यानी जो कोडॉन बैक्टीरिया में किसी एक पर्टिकुलर एमिनो अम्ल को कोड करेगा, वही कोडॉन मानव में भी और बाकी के जितने भी जीव हैं उनमें भी उसी एमिनो एसिड को कोड करेगा। तो जो आनुवंशिक कूट है, कोडॉन है, वो सार्वत्रिक है। उनका मीनिंग, उनका अर्थ सभी जीवों में एक समान या कॉमन होता है। कुछ एक्सेप्शन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया के अंदर GUG ये जो कोडॉन है वो इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है, लेकिन बाकी के जो जीव हैं उनमें AUG एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन ये इनिशिएशन कोडॉन का काम करते। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं, बाकी सामान्यतः
आनुवंशिक कूट यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक है। तीसरी प्रॉपर्टी है कॉमालेस, कि जब भी हम एमआरएनए में इन कोडॉन को रीड करते हैं, पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो इनके बीच में किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन, कॉमा, स्टॉप, इस तरह के किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम लिखते हैं कि जो आनुवंशिक कूट है वो कॉमालेस, उनमें किसी भी प्रकार के ऐसे चिन्हों का प्रयोग नहीं होगा। इन्हें कंटिन्यूअसली लिखा जाता है और कंटिन्यूअसली ही पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट है पोलैरिटी। आनुवंशिक कूट है, उनमें एक ध्रुवता होती है। ध्रुवता का मतलब जब भी आप इन्हें रीड करोगे तो रीड करने की सीक्वेंस क्या होगी आपकी, जैसे मान लो मैंने यहां पर मिथियोनिन का कोड लिखा है AUG, तो इसे पढ़ने का जो क्रम होगा आपका 5 to 3 होगा, 5 AUG 3 प्राइम, इस तरह से इन्हें पढ़ा जाएगा। बात याद रहेगी, 5 प्राइम AUG 3 प्राइम। तो पोलैरिटी या ध्रुवता है, तो कोडॉन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर पढ़े जाएंगे, और जो पीपीसी बनेगी वो बनेगी एन यानी एमिनो ग्रुप से सी यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ, यानी एन से सी की ओर। तो कोडॉन में पोलैरिटी है, आनुवंशिक कूट है, उनमें एक ध्रुवता पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन का मतलब है ये वो कोडॉन है जो सामान्यतः एमआरएनए में फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, और ये कोडॉन अनुवादन, ट्रांसलेशन के समय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ करता है। इसीलिए इन्हें प्रारंभ कोडॉन या इनिशिएशन या स्टार्ट कोडॉन के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 प्राइम AUG 3 प्राइम, ये जो AUG कोडॉन है, ये सामान्यतः स्टार्ट या इनिशिएशन कोडॉन का काम करता है। ये मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करने का काम करता है। स्टार्ट कोडॉन हो गया। मैंने एक एक्सेप्शन अभी दिया था, बैक्टीरिया में GUG, ये भी स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। लेकिन सामान्यतः जनरल बात करें तो AUG स्टार्ट कोडॉन है। ये जहां कहीं आएगा यानी एमआरएनए में फर्स्ट पोजीशन पे होगा, और इसका आने का मतलब है पीपीसी का निर्माण शुरू हो जाना। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्टॉप कोडॉन। तो टोटल कोडॉन हमारे कितने बने थे अभी, 64। 64 में से हमने अलग कर दिए हैं कितने कोडॉन, 3 कोडॉन को अलग कर दिया। तो ये जो 3 कोडॉन मैंने अलग किए हैं, ये 3 कोडॉन किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। बात समझ में आ रही है? क्या क्या नाम है इन कोडॉन के, ये आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है UAA, दूसरा है UAG, और तीसरा है UGA। ठीक है, पोलैरिटी है तो लिखने के समय ध्यान रखना, एक तरफ 5 प्राइम है, एक तरफ 3 प्राइम है। तो UAA, UAG और UGA, ये जो 3 कोडॉन है, ये अगर एमआरएनए में आ जाते हैं कहीं पर, जिस स्थिति में आ जाएंगे, तो ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेंगे। तो जो पीपीसी बन रही थी, इन कोडॉन के आते ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण वहीं रुक जाएगा। इसलिए इन कोडॉन को स्टॉप कोडॉन, समापन कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन के नाम से जाना जाता है। अब ये किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए इन्हें सामान्यतः नॉन सेंस कोडॉन या निरर्थक कोडॉन के नाम से जाना जाता है। तो टोटल कोडॉन 64, उसमें से 3 हो गए नॉन सेंस, जो किसी एमिनो अम्ल को कोड ना करे, तो पीछे बचे 61 जो कोडॉन है वो सेंस है, सार्थक है, वो किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड जरूर करेंगे। यहां तक सिंपल तीनों नाम याद रहेंगे। इसको ऑक्रे, इसको अंबर
और इसको ओपेल के नाम से भी जाना जाता है। बात याद रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आनुवंशिक कूट डीजेनरेटिव है। अगर मैं हिंदी में कहूं तो जो आपका कोडॉन है वो अपभ्रंश कह सकते हैं, या जो आपका कोडॉन है वो डीजेनरेटिव है। डीजेनरेटिव का यहां क्या अर्थ है, थोड़ा सा इसको अपन पहले समझेंगे। हालांकि 7 और 8 पे अलग से मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी क्लियर हो सके। तो पहले डिस्कस करते हैं डीजेनरेटिव के बारे में कि डीजेनरेटिव का क्या मतलब है। तो हमने हिंदी में कहा इसे हम अपभ्रंश कोडॉन के नाम से जानते हैं। क्या मतलब है कि हमारे पास कोडॉन कितने हैं 61, जबकि उन्हें कोड कितने एमिनो एसिड को करना है, केवल 20 एमिनो अम्ल को ही कोड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि कई एमिनो अम्ल ऐसे होंगे जिनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन होंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि कई एमिनो अम्ल ऐसे हैं जिनके लिए कोडॉन एक से ज्यादा है। इस घटना को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोडॉन आर डीजेनरेटिव। बात याद रहेगी। तो क्या हुआ कि 2 एक्सेप्शन है यहां पर, कि 2 कोडॉन ऐसे हैं जो इस अपभ्रंशता या डीजेनरेसी का पालन नहीं करते हैं। एक तो है मिथियोनिन, उसके लिए केवल एक ही कोडॉन है। दूसरा है ट्रिप्टोफैन। तो 2 एमिनो अम्ल ऐसे है 20 में से, ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन, उनके लिए केवल सिंगल कोडॉन है, एक ही कोडॉन होता है। बाकी के जो 18 एमिनो अम्ल बच गए उनके लिए एक से ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं। यहां तक ठीक। इसे हम कोडॉन एंटी कोडॉन इंटरैक्शन वॉबल परिकल्पना के द्वारा समझा सकते हैं। तो अलग से एक लेक्चर हमारा रहेगा वॉबल परिकल्पना या कोडॉन एंटी कोडॉन अंतःक्रिया के बारे में, जो आपको इस घटना को समझाएगा कि किस प्रकार आनुवंशिक कूट अपभ्रंश होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कोडॉन की, वो है नॉन एम्बिग्युअस। हिंदी में कहें आनुवंशिक कूट असंदिग्ध होते हैं, और मैं कहूं कि वो विशिष्ट हैं। एक लाइन में समझना इसको, एक कोडॉन हमेशा एक ही एमिनो अम्ल को कोड करेगा, एक से ज्यादा को कोड नहीं कर सकता। इसका मतलब कोडॉन विशिष्ट है अपने काम के लिए कि वो एक ही एमिनो एसिड को कोड करेंगे, एक से ज्यादा को नहीं कर सकते। मतलब वो हमेशा असंदिग्ध होते हैं। उनकी पहचान केवल एक होती है कि वो एक पर्टिकुलर एमिनो अम्ल को ही कोड करेंगे, एक से ज्यादा एमिनो अम्ल को वो कोड नहीं करते। इस घटना को हम असंदिग्ध या विशिष्ट कहेंगे। बात याद रहेगी। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब कोडॉन एम्बिग्युअस संदिग्ध हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। यहां तक ठीक। तो आज हमने डिस्कस किया आनुवंशिक कूट के बारे में, वो कैसे वर्क करते हैं, वो है क्या, इनका होना क्यों जरूरी है, और फिर हमने डिस्कस की जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज को। आई थिंक आज का लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हालांकि ये टॉपिक हमारे 11th स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। एग्जाम में पूछा जाता है आनुवंशिक कूट के किन्हीं 4 लक्षणों को समझाइए। तो हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।